माइंड फिजिकल नहीं है, ये बहुत सारे इमोशंस और बहुत सारी एक्टिविटीज को मिलकर बना है। स्टेज पे जाएंगे, कुछ गलत हो गया तो दुनिया क्या सोचेगी, बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या बोलेंगे, एग्जाम में फेल हो गया या मार्क्स कम आए तो दुनिया जज करेगी। मैं इतना ज्यादा परेशान और थका हुआ था कि मैंने उसको धक्का दे दिया। फिर मैं अपने बेटे के पास गया, मैंने देखा वो अपनी टूटी ट्रॉफी के साथ सो रहा था। कहते हैं हर कहानी की शुरुआत माइंड से होती है, लेकिन मैं आज आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी कमरे में गए और वहां पहुंचकर आप अचानक भूल गए कि आप यहाँ आए किस लिए थे? हम सबके साथ ऐसा कभी ना कभी जरूर होता है, लेकिन उस पल क्या हमारा ब्रेन भूल गया था या हमारा माइंड कहीं और खो गया था? यहाँ से शुरू होती है आज की कहानी, ब्रेन और माइंड की कहानी। और इस रहस्य को समझने के लिए आज हमारे साथ हैं मिसेस प्रीति गर्ग। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू पूनम जी। जो माइंड और लाइफ कोच हैं और पिछले 20 सालों से ह्यूमन बिहेवियर को बहुत करीबी से समझती हैं और उस पर काम करती रही हैं। प्रीति जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूनम जी धन्यवाद। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आपका और आपकी टीम का कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, इस पॉडकास्ट में बातें करने का मौका दिया। ये टॉपिक वैसे भी मेरे दिल के बहुत करीब है और सच मानिए माइंड और ब्रेन की जानकारी हर किसी को होनी चाहिए, क्योंकि इसी के थ्रू हम दुनिया देखते हैं। प्रीति जी, आज हम बातें ही करेंगे माइंड और ब्रेन के बारे में। तो सबसे पहला सवाल जो हर किसी को मन में आता है कि माइंड और ब्रेन अलग अलग हैं या एक ही हैं, पहले तो इसके बारे में बताइए आसान भाषा में। बिल्कुल, मैं बिल्कुल आसान भाषा में बताऊंगी कि ब्रेन एक ऑर्गन है बॉडी का। जैसे हमारी बॉडी में हार्ट होता है, लंग्स होते हैं, इसी तरह से ब्रेन इज एन ऑर्गन, यानी फिजिकल है। लेकिन माइंड फिजिकल नहीं है, ये बहुत सारे इमोशंस और बहुत सारी एक्टिविटीज़ को मिलकर बना है। यानी हम दूसरी भाषा में अगर आसान भाषा में अगर कहें तो जैसे एक लैपटॉप है, लैपटॉप इज़ अ हार्डवेयर, यानी आप उसे टच कर सकते हैं, आप उसे खोल सकते हैं, बटन दबा सकते हैं, फील कर सकते हैं। लेकिन उसमें जो सॉफ्टवेयर है दैट इज़ अनटचेबल, आप उसको टच नहीं कर सकते। लेकिन बिना सॉफ्टवेयर के आप कितना भी अच्छा लैपटॉप ले लें वो काम नहीं करेगा। बिल्कुल। और सॉफ्टवेयर बिना लैपटॉप के किसी काम का नहीं है, क्योंकि आप दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है। इसी तरह से हमारा ब्रेन और माइंड है। ब्रेन इज अ हार्डवेयर, इसको हम टच कर सकते हैं, ब्रेन को एमआरआई कर सकते हैं, ब्रेन की सर्जरी कर सकते हैं, ब्रेन को हम प्रिजर्व भी कर सकते हैं, जैसे हमने आइंस्टाइन का प्रिजर्व किया है। तो ये ब्रेन है जो फिजिकल है, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। लेकिन ब्रेन के अंदर जो अरबों न्यूरॉन्स हैं, वो जो काम करते हैं, उन सब को मिला के जो बनता है दैट इज माइंड। उसमें सारे इमोशंस आएंगे, उसमें हमारी फीलिंग्स आएंगी, हमारा गुस्सा, हमारी फ्रस्ट्रेशन, हमारा निर्णय, या हम जब मेडिटेशन करते हैं तो हमारा ध्यान, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। एक और एग्जांपल मैं देती हूँ। जैसे एक स्कूल है, एक इंस्टीट्यूट है। इंस्टीट्यूट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उसकी बिल्डिंग है, दैट इज ब्रेन। उसको हम टच कर सकते हैं, लेकिन उस स्कूल में या उस इंस्टीट्यूट में बिना सिस्टम के, बिना उनके डिपार्टमेंट्स के, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे आपने देखा है, एक तरफ बच्चे हैं, एक तरफ टीचर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, कोई एडवर्टीजमेंट स्टाफ है, कोई फी स्टाफ है, कोई पी स्टाफ है, कोई ट्रांसपोर्ट स्टाफ है। तो ये सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, ये जब मिलकर काम करते हैं दैट इज माइंड। तो यानी कि जो हम हार्डवेयर है, जो हम टच कर सकते हैं, दैट इज ब्रेन। उसकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो कुल मिलाकर हम उनको माइंड बोलते हैं। तो ब्रेन हमें बाय बर्थ मिलता है, माइंड हम धीरे धीरे अपने अनुभवों से बनाते हैं। हम अपने 5 सेंसेस से जो भी सीख रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जो हमने अनुभव किया है, जो हमने ये सब कुछ मिला के जो बनता है दैट इज कॉल्ड माइंड। तो माइंड धीरे धीरे बनता है। आपके कहने का मतलब है कि ब्रेन हमें बाय बर्थ मिलता है और माइंड हमें धीरे धीरे हम उसको डेवलप करते हैं। ओके।
प्रीति जी, अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि डॉक्टर ने हमें कहा कि मीठा नहीं खाना, और हमें खुद को भी पता है कि हमें मीठा नहीं खाना है, लेकिन अगर सामने मिठाई आ जाती है ना, तो हम अपने आप को रोक नहीं सकते। तो इसमें क्या होता है कि उस वक्त हमारा माइंड क्रेविंग कर रहा होता है या ब्रेन? ये बड़ा सही सवाल किया आपने। बेसिकली ये हर किसी की प्रॉब्लम है कि हमको पता है कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, हमें अभी पढ़ना है या हमें अभी ऑफ़िस का काम करना है, लेकिन फिर भी हम दूसरे कामों में अटक जाते हैं। जैसे मेरे पास एक सज्जन आए थे, उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, तो पर मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो मैंने उनसे कहा कि अपनी एक इंसिडेंस बताइए, तो उन्होंने कहा कि मैं जब भी कभी जलेबी देखता हूँ, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर बिल्कुल। पाता। तो मैंने कहा लेकिन जब आप जलेबी देखते हो तो आपको क्या फ़ील होता है? आपके दिमाग में क्या चलता है? तो ही सेड कि मेरे जो दादाजी थे, मैं जब छोटा था तो वो हर संडे जलेबी लाया करते थे। तो जलेबियों को देख के मुझे बचपन की याद आ जाती है और मैं बचपन जीना चाहता हूँ। तो होता क्या है जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो ऐसे में 2 पावर काम करती हैं। एक है पावर लॉन्ग टर्म की जो लॉजिक पे काम करती है। ओके। दूसरी पावर है इमोशंस की जो हमें हम्म। इंस्टेंट प्लेज़र दे रही है या कुछ और फीलिंग दे रही है। हम्म। तो इसमें जो भी इमोशन आपकी जीतेगी, आप वही काम करेंगे। हम्म। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने पूछा कि माइंड जीता कि ब्रेन जीता। हम्म। एक क्रिकेट ग्राउंड में एक मैच हो रहा है, तो जो क्रिकेट ग्राउंड है दैट इज़ योर ब्रेन। उसमें जो मैच हो रहा है वो केवल एक बैट्समैन या एक बॉलर या एक फील्डर नहीं है। पूरा का पूरा जो एक्टिविटी हो रही है वो एक माइंड है। मतलब वो एक मैच है एंड मैच हम कहते हैं कि ब्रेन की धरती पे मैच चल रहा है यानी माइंड चल रहा है। अब माइंड में जो एक बॉलर है वो जीतेगा कि फील्डर जीतेगा कि बैट्समैन जीतेगा। तो यहाँ पे जो ज़्यादा स्ट्रांग होगा, जो इमोशन ज़्यादा स्ट्रांग होगी या लॉजिक ज़्यादा स्ट्रांग होगी वही जीतेगा। अब लेकिन ऐसा है कि हम खुद को नहीं सुधार सकते ऐसा नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने माइंड को ट्रेनिंग देनी होगी। ओके। तो जैसे बैट्समैन को अगर अपनी बैटिंग शार्प करनी है तो उसको ट्रेनिंग चाहिए, फील्डर को अपनी एक्टिविटीज़ के लिए मेहनत करनी होती है। ऐसे ही अगर हम अपने ब्रेन को ट्रेन करना, माइंड को ट्रेन करना चाहते हैं या अपने तर्क को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं कि वो इमोशंस के नीचे ना दबे, तो उसके लिए हमें खुद को पूछना होगा कि ये जो क्रेविंग हो रही है मेरी, क्या मैं 10 मिनट बाद देखूँ? क्या वाक़ई 10 मिनट बाद भी अगर वो क्रेविंग हो रही है तो क्यों हो रही है? जब हम अपने माइंड को देखना शुरू करते हैं, तो हमें उसके पीछे का रीज़न समझ में आता है। एक बात मैं कहना चाहूँगी बीच में कि अभी यही बात जो मैं कर रही हूँ कि अक्सर लोगों को ऐसा होता है कि वो उस क्रेविंग को रोक नहीं सकते, लेकिन मैंने बहुत से लोगों को ऐसा भी देखा है जो इस मामले में बहुत कंट्रोल कर सकते हैं अपनी इमोशंस पे, कि अगर नहीं खाना तो नहीं खाना। तो ये तो वही बात आप कह रही हैं ना कि हमें उसके लिए रुकना पड़ेगा। यस, देखिए ट्रेनिंग भी आप तभी देंगे ना जब आपको पता हो कि ट्रेनिंग देनी किस चीज़ की है। तो सबसे पहले हम अपने माइंड को पढ़ना शुरू करें कि ये क्रेविंग के पीछे रीज़न क्या है? मुझे ऐसा क्या सुख मिलने वाला है इसे करने का? शुरू में एकदम से आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन धीरे-धीरे जब आप अपनी सिचुएशंस को, अपने माइंड को पढ़ लेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे काम कहाँ करना है और धीरे-धीरे आप अपने आप को रोक लेंगे। इसमें एक चीज़ और है पूनम जी, उसमें ये कि जब आपको क्रेविंग होती है तो ये एक इमोशन की तेज लहर होती है। जब आप 10 सेकंड रुकेंगे या 10 मिनट रुकेंगे वो धीरे-धीरे शांत होने लगती है। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप इस तरह से खुद वो को कंट्रोल स्पेस करना देना पड़ेगा यस। हमें। यस यस यस। अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कभी-कभी ऐसा होता है कि हम किसी अपने से बहस कर बैठते हैं, या ये कहिए कि कुछ उन्होंने ऐसा कह दिया और हमें गुस्सा आ गया और वो जो वाक़या था वो बहस में तब्दील हो गया, और उस वक़्त हम वो बात या कहें कि उस गुस्से को रोकना भी चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो कंट्रोल नहीं होता, और बाद में हमें ये रियलाइज़ होता है कि काश मैं उस वक़्त चुप रह गई होती, काश मैंने ऐसा ना कहा होता। तो ऐसा क्यों होता है कि सोचने समझने की शक्ति हम खो बैठते हैं, या हमारा ब्रेन पे कंट्रोल नहीं होता या माइंड?
पूनम जी, ये एक ऐसा सवाल है, मेरे ख्याल में काफ़ी सारे लोग इस प्रॉब्लम को से जूझ रहे हैं और इसकी वजह से हमारे शरीर में बहुत सारी मेडिकल चेंजेस भी आते हैं, यानी बीमारियां भी यस। हमारे इसी की वजह से आती हैं और सबसे ज़्यादा रिश्ते भी इसी एंगर की वजह से खत्म बिल्कुल होते हैं। बिल्कुल। एक बार मेरे पास एक क्लाइंट आए, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई मुझे अपना एंगर को कंट्रोल करना है। मैंने पूछा कि कोई इंसिडेंस बताओ, तो उन्होंने एक ऐसा इंसिडेंस बताया कि जो मेरे दिल को छू गया। उन्होंने कहा कि मेरा एक प्रोजेक्ट था, मैं सुबह से काम कर रहा था उस प्रोजेक्ट पे, वो प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया। मैं ऑफिस से देर से निकला, फ्रस्ट्रेशन में था ही, घर में वो रास्ते में ट्रैफिक भी था। घर पहुंचा तो पहुंचते के साथ ही मेरा बेटा मेरे ऊपर एकदम से चिपट गया। तो मैं इतना ज़्यादा परेशान और थका हुआ था कि मैंने उसको धक्का दे दिया और फिर पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। उसके हाथ में कुछ था जो गिर गया, लेकिन फिर भी वो चीज़ लेके उठ के चला गया। वाइफ समझदार थी, उसने ज़्यादा कुछ बोला नहीं। मैंने खाया पिया, रेस्ट किया। तब वाइफ ने मुझे बताया कि आज हमारा बेटा टूर्नामेंट में गया था, वहाँ से ट्रॉफी जीत के लाया। मेरा मन इतना खराब हुआ कि फिर मैं अपने बेटे के पास गया। मैंने देखा वो अपनी टूटी ट्रॉफी के साथ सो रहा था और उसके गालों पे आंसू सूखे हुए चिपके हुए थे। तो मैं बैठ के वहाँ रोया। उस दिन मैंने रियलाइज किया कि मैंने केवल उसकी ट्रॉफी नहीं तोड़ी है, मैंने उसके खुशी के पल तोड़ दिए, अपने रिश्ते को खराब किया है। तो मैं इससे छूटना चाहता हूँ। बेसिकली क्या होता है कि मैम, गुस्सा तब आता है हमें जब हमें ये किसी चीज़ से असहमति होती है जिसको हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। अब वो कोई छोटी चीज़ भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, कई सारी चीज़ें भी मिलजुल के एक ऐसा माहौल बना सकती हैं कि हम इस सिचुएशन को हम एक्सेप्ट नहीं करते। अगर हम इसको यहाँ रोक दें और खुद एनालाइज करें कि ये क्या है, यहाँ असहमति थी कि हमें ये नहीं चाहिए, चाहे वो आपने मुझे कुछ गलत बोला या आपने मुझे नमस्ते नहीं किया, मेरा रेस्पेक्ट नहीं किया, तो ये सिचुएशन मुझे सहमत नहीं हूँ मैं उससे, आई एम नॉट एग्री। तो यहाँ पे अगर मैंने एनालाइज कर दिया तो हम अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन अगर हमने नहीं किया तो ब्रेन एक अपने आप को सेफ जोन में रखने के लिए एक शील्ड खड़ी करने लगता है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर हमने माइंड को अभी तक एनालाइज करने पे नहीं लगाया था तो माइंड ब्रेन की तरफ एक्टिव हो जाता है। क्योंकि अब हम अपनी सेफ्टी का काम कर रहे हैं। एंगर बुरा नहीं है, बिल्कुल बुरा है एंगर के समय किया जाने वाला रिएक्शन, बिना सोचे समझे किया जाने वाला रिएक्शन। तो अगर हमने सोचा समझा नहीं है तो माइंड ब्रेन की सपोर्ट करता है, उस समय सब फॉगी हो जाता है। आपने जैसे कहा ना, हमें बाद में रियलाइज होता है, तो वो इसीलिए फॉगी हो जाता है क्योंकि अब माइंड सारी एनर्जी ब्रेन को सपोर्ट करने में लगा रहा है और ब्रेन खुद की सेफ्टी पे काम कर रहा है। और जब ये सब शांत हो जाता है, इमोशंस शांत हो जाते हैं, तब हम रियलाइज करते हैं, जब फॉग हटता है कि ये क्या हुआ, मेरी तो ये इच्छा नहीं थी, मैं तो ये नहीं करना चाहता था। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने आप को रिएक्शन से पहले उसको समझें। गुस्सा करना बुरा नहीं है, गुस्से में बिना सोचे समझे किया गया एक्शन वो गलत है। पहले अपने माइंड को समझें, एक्शन उसके बाद लें कि ये हमारे गुस्से के पीछे का कारण क्या था। गुस्सा बच्चे की वजह से नहीं था, गुस्सा केवल ये था कि कहीं दोबारा से मेरे ऊपर बोझ आ रहा है। तो वही बात है ना कि हम माइंड को, या जैसे आपने कहा कि ब्रेन और माइंड का जो है एकदम से वो फोगी हो जाता है। तो उस वजह से ये अगर हम थोड़ा सा अपने आप को रोक लें तो इस सिचुएशन से हम बच सकते हैं। बिल्कुल सही बात। और एक बात जो मेरे मन में आ रही है कि कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ कि हम बहुत थके हुए हैं और हम रात को सोने चले गए, ठीक है, और ये तो आपको पता ही है कि माइंड जो होता है ना हमारा, वो तो हर पल हमसे बातें करता ही रहता है, मतलब वो तो नॉन स्टॉप चलता ही रहता है। लेकिन हमारी बॉडी इतनी थकी हुई है, हम इतने थके हुए हैं, लेकिन माइंड है कि वो तो कभी पास्ट में जा रहा है, कभी फ्यूचर में जा रहा है और रुकने का नाम ही नहीं लेता बिल्कुल। मतलब नींद नहीं आती, आप इतने थके हुए हैं फिर भी वो हर पल चलता ही रहता है। तो ऐसे में शरीर सोना चाहता है लेकिन फिर भी माइंड उसको रोकता है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, माइंड का तो काम ही सोचना है, तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि वो गलत कर रहा है क्योंकि उसका काम ही सोचना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये ओवर टाइम कर रहा है। जैसे ऑफिस बंद हो गया, अब माइंड को लगा कि भाई अब दिन भर के काम खत्म हो गए, अब थोड़ा टाइम है, चलो अब मीटिंग करते हैं। ये ओवर थिंकिंग मतलब नॉन स्टॉप ऑटो पायलट पे मीटिंग्स जब चल रही होती हैं, सुबह ये हुआ, ऐसा हुआ, उसने ऐसा कहा, ऐसा कहा। प्रॉब्लम थिंकिंग में नहीं है,
प्रॉब्लम है बिना किसी एम के सोचते रहना, बिना किसी सॉल्यूशन के सोचते रहना। अब जैसे एक माँ है, वो रात को सोने जाती है, थकी हुई है बहुत, लेकिन अब वो क्या करती है, अरे बेटे को कल सुबह ट्रिप पे जाना है, पता नहीं उसके स्कूल में ध्यान रखेंगे कि नहीं रखेंगे, पता नहीं वो ट्रिप पे एंजॉय करेगा नहीं करेगा, उसको खाना ठीक से मिलेगा नहीं मिलेगा, पता नहीं वो टीचर्स की बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा। नॉन स्टॉप अनजानी कहानियां वो बनाता है। बिल्कुल। तो प्रॉब्लम कहाँ पर है कि मान लीजिए मैम आपको कहीं जाना है, ठीक है, आपने जीपीएस लगाया, आप चल दिए। अब जीपीएस ने क्या किया, आपको सीपी में गोल गोल घुमाने लग गया, कहीं नहीं ले जा रहा। बिल्कुल। अब वहाँ 12 रास्ते हैं बाहर निकलने के, अब आप वहाँ गोल गोल घूमे जा रहे हैं। दिस इज ओवर थिंकिंग। जब आप केवल सोच रहे हैं, आप समाधान कोई नहीं ढूंढ रहे हैं। अगर ऐसी सिचुएशन फिर दोबारा आपके साथ आती है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, एक पेपर पे लिख लीजिए कोई भी 3 थॉट जो लगातार आपके बाद आ रहे हैं। उससे क्या होगा कि एक तो ब्रेन के ऊपर जो बोझ रहता है ना कि मैं ये सोच रहा हूँ, अगर मैंने सोचना बंद कर दिया तो वो कहीं मुझसे छूट ना जाए, ये विचार मुझसे निकल ना जाए, तो वो अपने ऊपर एक बोझ लादे रहता है। जब आप पेपर पे लिखेंगे तो आपके माइंड को ये रहेगा कि हाँ, नाउ माय थॉट इज सेफ। प्रीति जी, ये मैंने सुना है कि तभी कहते हैं ना कि अगर आपके माइंड में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, आप उसको लिख डालिए तो उससे आप फ्री हो जाते हैं। ऐसा? हाँ। और उसमें एक चीज और कीजिए कि जो ये मेरे थॉट आ रहे हैं, इनका सॉल्यूशन क्या है या इनके लिए मुझे करना क्या है। तो वो 3 काम कल के लिए जो आपको करने हैं वो लिख लीजिए, बस। तो फिर ये थॉट्स रुक जाते हैं। यस। एक तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगता है कि आपका दिमाग किस तरह से भटकता है और किन बातों पे। और एक चीज और देखिए, ये जो दिमाग कहानियां बना रहा है, ये कोई असली थोड़ी है, ये या तो पास्ट की है, उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों किया, या मैं ऐसा कर देता, उसमें तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। जो हो गया सो हो गया। फ्यूचर में आप सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहे हैं, केवल नई नई पिक्चरें बना रहे हैं। प्रेजेंट में नहीं रहता। हाँ। तो नई नई पिक्चरें बना रहे हैं जिसमें आप सॉल्यूशन भी नहीं ले रहे हैं अपने आप को, बस आप वरी कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं। तो ये ओवर थिंकिंग हो जाती है। तो प्रीति जी, इसी से एक और सवाल निकलता है कि 2 लोग हैं, दोनों इंसान के सामने एक किसी तीसरे इंसान ने कुछ ऐसी बात कह दी कि पहले वाला तो उस बात को सुनकर हंस देता है और दूसरे वाला उस बात को मन पे ले लेता है और वो सालों साल उसी बात को ही गुनता रहता है। ऐसा क्यों होता है? इसमें भी ना पूनम जी 2 सिचुएशन है। ये एक तो ये जो आपने कहा कि हम बहुत समय तक कुछ चीज़ों को याद रखते हैं और कोई आदमी भूल जाता है। मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, वो मुझसे बोली कि जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई काफ़ी पहले, मेरा बच्चा छोटा सा था, तो मेरे एक रिलेटिव ने कहा कि तेरा बेटा कुछ नहीं कर पाएगा। मैम वो चीज़ मेरे दिमाग में तीर की तरह चुभ गई। और आज 25 साल बाद जब मेरा बेटा ऑफिसर बन गया तो मैंने उन्हें जवाब दिया। अब आप खुद इमेजिन करिए, यानी 25 साल तक उन्होंने अपने दिल में एक कांटा चुभो के रखा। अक्सर ऐसा होता है। और जब भी उनके बेटे ने कुछ उनसे गड़बड़ हुई या बेटा कहीं पीछे रह गया तो वो कितना दर्द देता होगा कांटा। तो हम अपनी इस नेगेटिव जो हमारे दिमाग में जो एक इमोशन बन गई है, उसको जो हमने सजा के रखा है या बांध के रखा है, हम लगातार उसकी कैद में जी रहे हैं और पेन झेल रहे हैं। तो जो जितनी गहरी इमोशंस होती हैं, हम उनको अपने अंदर ले लेते हैं। और इसमें एक सिचुएशन और भी, मैंने कहा 2 सिचुएशन होती हैं। एक ही इंसान है, मान लीजिए आज मैं मार्केट गई, मैंने सब्जी वाले से सब्जी के रेट पूछे, मैं तुरंत भूल जाऊंगी क्या रेट बताया था। मैंने इनसे नाम पूछा, आपका नाम क्या है, मैं तुरंत भूल जाऊंगी नाम क्या था। लेकिन वहीं उसी मार्केट से बाहर निकल के अगर कोई मेरी गाड़ी ठोक जाए, मैं कभी नहीं भूलूंगी। यस। तो यानी एक सिचुएशन थी जिसको मैंने एक नॉर्मल एक्सपीरियंस की तरह लिया और मैंने भुला दिया। बिल्कुल। एक एक्सपीरियंस था जिसको मैंने इमोशंस के साथ जोड़ा और वो हमेशा मेरे दिमाग में रहा। तो चाहे वो एक ही इंसान है, वो कुछ घटनाएं जल्दी भूल जाता है, कुछ लंबे समय तक याद रखता है। ऐसे ही 2 इंसान हैं, एक घटना हुई, दोनों के सामने हुई, दोनों ने एक प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया, बॉस ने कह दिया तुम्हारा प्रोजेक्ट रिजेक्टेड है, एक ने नेग्लेक्ट कर दिया उसको, वो अपने काम में आगे बढ़ गया, लेकिन दूसरा उसे दिल पे लगा के अगर बैठा तो कहने का आपका ये मतलब है कि हमें अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना है। जो इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है वो उससे छूट जाता है और जो नहीं कर सकता उसके माइंड में चलता रहता है ये गेम।
बात ये नहीं है इसमें कि इमोशंस को बांधना, इमोशंस हैं साथ में जुड़ी हुई हैं, लेकिन इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है, इसको मुझे कैसे चेंज करना है। एक मैंने गुल्लक, एक वो आता है सीरीज़ आता है, उसमें एक लेडी का सीन था कि उसकी चेन छिन गई और वो बहुत दुखी थी, वो वहाँ रिपोर्ट कराने गई, लेकिन पुलिस ऑफिसर ने उसे बताया कि आप चेन के जाने का दुख मत करो, अपने एक्सपीरियंस को चेंज करो। अपने एक्सपीरियंस में ये लाओ कि अगर ये चेन की वजह से आपको नुकसान हो जाता, आपको चोट लग जाती, आप कुछ भी हो सकता था, तो इस एक्सपीरियंस को बदलो, क्योंकि आप हर एक्सपीरियंस आपको एक सीख दे के जाता है। तो जब आप उसको चेंज करते हैं तो आप उसको धीरे धीरे उसका सॉल्यूशन ले आते हैं। अदरवाइज क्या करिए, उसको भी आप नोट करिए और चेक करिए कि इसने मेरे ऊपर क्या असर छोड़ा। ओके प्रीति जी, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या कहीं स्टेज पे कोई परफॉर्मेंस है। अक्सर मैंने देखा ये हर एज ग्रुप के साथ होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों के साथ होता है, इवन हमारे साथ भी आज की डेट में भी ये होता है कि वहाँ जाने से पहले 5 मिनट पहले आपके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, दिमाग काम करना बंद कर जाता है। तो ऐसा कैसे होता है? मतलब ये माइंड हमारा सोचना बंद कर देता है या ब्रेन? बेसिकली ये दोनों का खेल है। माइंड के जो न्यूरॉन्स हैं वो जो इंसिडेंट्स की इम्पोर्टेंस है, जितनी बड़ी इंसिडेंस होगी या जितनी बड़ी सामने हमारे चुनौती होगी, वो उतना ही ज़्यादा एक डर क्रिएट करता है। और डर बुरा नहीं है, क्योंकि अगर डर नहीं होगा तो हम अपने आप को सेफ्टी के लिए प्रिपेयर कैसे करेंगे। सपोज अगर एक शेर आगे आ गया, आप डर नहीं रहे हैं, तो आप तो हिलेंगे ही नहीं वहाँ से। तो शेर आएगा तो आप तभी भागेंगे ना जब डर आपके अंदर एक ऐसा इमोशन क्रिएट करेगा, एनर्जी फ्लो करेगा कि आप तेजी से दौड़ सके। तो ये जितनी बड़ी सिचुएशन होती है उतना ही बड़ा डर होता है, और ये डर हमारे फ़ायदे के लिए है। हम उस इंटरव्यू की, उस एग्ज़ाम की उतनी ही सीरियसली तैयारी करते हैं। डर से बचना साहस नहीं है, डर के रहते हुए अपने आप को फ्यूचर के लिए तैयार करना वो ज़रूरी है। तो डर से हमें बचना नहीं चाहिए, लेकिन डर की वजह से हमें बैठना भी नहीं चाहिए कि नहीं डर लग रहा है नहीं करेंगे, बल्कि डर को समझते हुए काम में आगे बढ़ो। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, डर की तो बात ठीक है, मैं ये एक्चुअली समझना चाहती हूँ कि ये हर एज ग्रुप में, मतलब बच्चे तो चलो ठीक है उनके मन में डर है, लेकिन हमें इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी स्टेज पे जाते हुए या कोई परफॉर्मेंस करते हुए डर, इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी क्यों लगता है? उसकी वजह ये है कि जो बच्चा छोटा होता है ना, उसको समाज से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको समाज के जजमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। गिर गया तो गिर गया, साइकिल चला रहा था गिर गया तो गिर गया। हम बड़े लोगों को क्या होता है, स्टेज पे जाएंगे, कुछ गलत हो गया तो दुनिया क्या सोचेगी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये क्या बोलेंगे, एग्जाम में फेल हो गया या मार्क्स कम आए तो दुनिया जज करेगी। हम दुनिया से डरते हैं, हम खुद से नहीं डरते। बच्चा उसी डर को कोई महसूस नहीं करता, उसको लर्निंग मिल रही है, वो एंजॉय कर रहा है। लेकिन हम लोग केवल दुनिया की वजह से आगे ग्रो करना बंद कर देते हैं। एक सिचुएशन और भी आती है लाइफ में जी, कि हमें किसी ने कोई काम कहा, हम बहुत बिजी हैं और हमें कोई काम कह देता है, हम उसे ना नहीं कह सकते, ना बोलना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। और जबकि मन में ये चल रहा होता है कि भाई अरे कैसे हो पाएगा, अभी तो मैं खाली नहीं हूँ, लेकिन हम अनचाहे मन से भी हाँ बोल देते हैं और बाद में हमें लगता है कि ये क्या चल रहा है मेरे साथ कि मैं ना क्यों नहीं कह पाई। तो ये हमारी कमज़ोरी है या ब्रेन की कोई पुरानी आदत? आप ये सोचिए कि जब आप ना चाहते हुए भी हाँ कर देते हैं, उस समय मन में क्या चल रहा होता है। बेसिकली मन में चल रहा होता है जो हमने शुरू से सीखा है कि दूसरों की मदद करनी चाहिए, ये हमारी ट्रेनिंग है। बिल्कुल। इसके अलावा हमें लगता है मैंने मना कर दिया तो रिश्ता तो खराब नहीं हो जाएगा, ये बुरा तो नहीं मान जाएंगे। तो इस वजह से हम ना चाहते हुए भी हाँ कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ज़रूरी है कि हम अपनी सीमाएं दूसरों को बताएं, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम हाँ करते रहते हैं तो दूसरे लोग भी हमारा मिसयूज़ करते हैं, क्योंकि अब उन्हें पता है कि वो करेगी और वो मना तो नहीं करेगी। कई बार क्या होता है लोगों को पता ही नहीं होता कि आपके पास ऑलरेडी कितना काम है। तो यहाँ हमारी ज़रूरत है दूसरों को ये बताने की कि हमारी लिमिट क्या है, क्योंकि अगर वो जानबूझ के आपको काम बता रहा है जो वो कर सकता है, इसका मतलब
हमें उससे डरना क्यों है कि भाई इसको बुरा ना लग जाए, क्योंकि वो क्या हमारे भले होने की इंतजार कर रहा है। और अगर दूसरे को ये पता ही नहीं है कि मेरे पास काम बहुत ज़्यादा है तो मेरी शिकायत क्यों। तो हमें ज़रूरी है कि दूसरों को ये रियलाइज़ कराएं कि मेरे पास अभी काम है, या सीधे अगर आप मना ना कराएं तो उसमें उनसे थोड़ा समय मांगे कि मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं सोच के बताती हूँ। लेकिन ये फंक्शन किसका है, माइंड का या ब्रेन का? बेसिकली जब आपकी, क्योंकि ट्रेनिंग ऐसी है, आपके माइंड को पहले से पता है कि ये हमारे नॉर्म्स हैं समाज के, तो आप बाय नेचर हाँ कर देते हैं। लेकिन बाद में जब कैलकुलेशन होती है, जब ब्रेन के न्यूरॉन्स काम करते हैं, तब आपको समझ में आता है ये गलत किया। इसमें एक एग्जांपल मैं दूंगी कि एक कैंडल से आप 100 कैंडल अगर जलाएंगे तो जो जलाने वाली कैंडल है वो खत्म हो जाएगी। तो यहाँ जैसे फ्लाइट पे होता है, एयर होस्टेस कहती है पहले अपना मास्क लगाओ फिर दूसरों की सेवा करो। तो पहले आप अपने आप को सेव करिए, फिर दूसरों की सेवा करिए। सेवा करना गलत नहीं है, दूसरों की हेल्प करना गलत नहीं है, लेकिन खुद को रखते हुए, सेफ रखते हुए तब हेल्प करें। तो ना करना अगर सीधे नहीं होता तो आप बताएं कि थोड़ा देर रुको, मैं देख के बताती हूँ, या फिर उन्हें बताएं कि अभी मेरे पास काम है, मैं बाद में करती हूँ। प्रीति जी, एक सवाल मैं और पूछना चाहूँगी कि हर नए साल पर हम ये अपने आप से प्रॉमिस करते हैं कि अब से मैं गुस्सा नहीं करूँगी, या अब से मैं हर रोज़ सैर पर जाऊँगी, या मैं योगा करूँगी। ये हम प्रॉमिसेस करते हैं अपने आप से। 2-3 दिन के बाद वो फिर के वहीं के वहीं आ जाते हैं। बेसिकली क्या होता है कि हम एकदम जोश में होते हैं, चाहे वो न्यू ईयर हो, चाहे स्कूल का या कॉलेज का न्यू सेशन हो, और हम ठान लेते हैं बस अब हम बदल के रहेंगे। तो जब हम पूरा का पूरा सिस्टम बदलना चाहते हैं, प्रॉब्लम वहाँ आती है। हमें पूरा सिस्टम ना बदल के छोटे छोटे स्टेप्स बदलने हैं। मान लीजिए जैसे आपने कहा कि न्यू ईयर पे हम कहते हैं कि भाई अब तो मैं रोज़ वॉक करूँगी, अब हम प्लान बना लेते हैं 2 घंटे वॉक करेंगे या 1 घंटा वॉक करेंगे। अगर आप उसको छोटी सी हैबिट से शुरू करें कि 15 मिनट वॉक करूँगी, 15 मिनट करना बहुत आसान है और उस आदत को कंटिन्यूटी में रखना बहुत आसान है। लेकिन जहाँ आप बड़े टारगेट बना लेते हैं, वहाँ आप आदत के हिसाब से वापस अपनी पुरानी लाइफ में चले जाते हैं। तो कभी भी बड़ा चेंज आपको लाइफ नहीं बदलेगा, हमेशा छोटे छोटे से चेंज आपकी लाइफ को बदल देते हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो कभी भी जब आपको अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाने हैं, बड़े चेंजेस लाने हैं, तो शुरुआत छोटी कीजिए लेकिन कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। ओके, तो ये बात है। तो एक सवाल और कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनका ना कितना भी कोशिश करो उनका स्वभाव बदलता ही नहीं है। मतलब अगर वो गुस्सा करते हैं, उन्हें हम कहते रहते हैं कि आप प्लीज़ गुस्सा करना बंद करो, लेकिन वो आगे जवाब देते हैं कि भाई मेरी तो बचपन से आदत है, मेरी तो पुरानी आदत है, मैं अपने आप को नहीं बदल सकती। क्या ऐसा होता है कि हम अपने माइंड को चेंज नहीं कर सकते? देखिए मैम, ये बहुत अच्छे सवाल आपने पूछा है, क्योंकि अधिकतर लोग मैं तो ऐसा ही हूँ कह के उस पर्दे के पीछे छिपना चाहते हैं, या अपने माइंड की या अपनी उस आदत के पीछे अपनी आप को सेव करते हैं, मैं तो ऐसा ही हूँ। क्या वो बचपन से ऐसे हैं? ब्रेन हमें बाय बर्थ मिला है, लेकिन माइंड तो हमने धीरे धीरे डेवलप किया। वो जितने नौसिखिया बचपन में थे, या जैसे ही वो उन्हें कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं आता था, वो बचपन में थे, क्या अभी भी ऐसे ही हैं? अगर वो पढ़ना लिखना सीख सकते हैं, ड्राइविंग सीख सकते हैं, सारे काम सीख सकते हैं, तो वो ये चेंजेस क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल। तो हमें अपने आप को उस पर्दे के पीछे से छुपा के सामने लाना होगा, और यही तो हमारी खास बात है, बीइंग अ ह्यूमन। हम चीज़ों को, सिचुएशंस को समझ के अपने माइंड को चेंज कर सकते हैं, और बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हैं। बस हमें फोकस अपने माइंड के बिहेवियर पर करना होगा कि वो क्या सोच रहा है। तो प्रीति जी, अब ये मैं आखिरी सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि अगर हमारी ऑडियंस आज हमें सुन रही है और अच्छे से सुन रही है, तो वो आपसे क्वेश्चन करे कि ऐसी कौन सी एक आदत होनी चाहिए जो कि हमारे माइंड को सबसे ज़्यादा हेल्दी और मजबूत बना सके, तो कौन सी हैबिट होनी चाहिए? पूनम जी, मैं यही कहूँगी कि हमें कुछ भी बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है, बदलाव अपने आप आएगा। हमें केवल एक काम करना है, सोने से पहले हमें लिखना है या सोचना है कि आज ऐसी 3 क्या चीज़ें हुई जो मैंने महसूस की या जिनके बारे में मैंने बार बार सोचा।
उन विचारों ने, उन थॉट्स ने क्या मेरे अंदर कोई पॉजिटिव चेंज किया, कोई फ़ायदा हुआ, या मुझे उससे कोई बेनिफिट हुआ, या केवल मैंने नेगेटिव ही सोचा, फॉर एग्जांपल। और इसके बाद नेक्स्ट ये कि मैं कल क्या करूँगा, कोई ऐसी 3 चीज़ें, 3 थॉट्स, उनके असर मेरे ऊपर क्या पड़ा, और कल से मैं क्या करूँगा, बस इतना करें, आप अपने माइंड को धीरे धीरे पहचानने लगेंगे। पूनम जी, ये सारा खेल केवल माइंड का है। हम जितने भी इमोशंस फील करते हैं, जितनी भी चैलेंजेस अपनी लाइफ में फील करते हैं, वो सब एज इट इज़ रहेंगे, लेकिन हमारे सोचने का तरीका जब बदलेगा तो चीज़ें अपने आप सॉल्व होने लगेंगी। तो प्रीति जी, जैसे कहते हैं ना कि मेडिटेशन से काफ़ी असर पड़ता है और काफ़ी हम अपने थॉट्स को रोक सकते हैं, तो सच में काम करती है मेडिटेशन? मेडिटेशन तो हर चीज़ की दवा है, क्योंकि मेडिटेशन बेसिकली माइंड को समझने का एक तरीका ही है। मैं उससे कहूँगी, मेडिटेशन से पहले आप अवेयर रहना सीखें। हम हमेशा क्या होता है, या तो पास्ट के बारे में सोच रहे हैं या फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं। आप अगर आज के पल में हैं, वही मेडिटेशन है। आप पढ़ रहे हैं, पूरा फोकस पढ़ाई में है, आप मेडिटेशन में हैं। आप हैरी पॉटर देख रहे हैं, पूरा ध्यान आपका टीवी में है, मम्मी क्या बोल रही हैं, कब खाना रख गई, क्या कर गई, आपको होश ही नहीं है, आप उस पल में हैं। वही मेडिटेशन। तो वही कहते हैं ना कि अगर आप इस पल में हैं तो वो मेडिटेशन ही है। कि खाना खा रहे हैं तो पूरा ध्यान मोबाइल को छोड़ के, टीवी को छोड़ के, आप पूरा ध्यान अपने खाने पे लगाइए, तभी वो खाना आपको पचेगा भी। तो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। तो आज की बातचीत से मुझे एक बात समझ आई कि हम अपने शरीर का चेकअप तो करवा लेते हैं, लेकिन अपने माइंड का शायद ही कभी करते हैं। और शायद अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत हेल्दी माइंड से ही होती है। प्रीति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और इतनी सारी बातें करने के लिए और इतना कुछ नई चीज़ें बताने के लिए माइंड के बारे में। थैंक यू पूनम जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा बात करके। मैं बस लास्ट में एक चीज़ इतना ही लोगों को कहूँगी जो भी इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, कि ये दिमाग एक जिन्नी है। अगर हमने इसे कंट्रोल कर लिया तो ये हमें कुछ भी दे सकता है, पर अगर हमने इसे कंट्रोल नहीं किया तो ये अपनी नेगेटिव हरकतों की वजह से हमें ही खा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इस माइंड को कंट्रोल करना, इस माइंड को समझना और सीखना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच प्रीति जी। थैंक यू सो मच।